पढ़ने वाले हैं केंद्रक के बारे में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक के बारे में। ठीक है, तो देखें केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। केंद्रक जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक क्या है? केंद्रक कैरियन शब्द से बना है। ठीक है, केंद्रक किस शब्द से बना है? कैरियन शब्द से। और जिस विज्ञान में हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं उसे हम कैरियोलॉजी कहते हैं। जिस विज्ञान में हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी, है ना, मतलब केंद्रक विज्ञान। केंद्रक विज्ञान, केंद्रक विज्ञान कहते हैं। किसके अध्ययन को कहते हैं केंद्रक विज्ञान? केंद्रक के अध्ययन, केंद्रक के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? केंद्रक विज्ञान। केंद्रक जो है उसे हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क। मतलब कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब मस्तिष्क के कारण। मस्तिष्क जैसे हमारे शरीर में होता है तो सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, क्या होता है? कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो केंद्रक भी कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती हैं कोशिका के अंदर उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? केंद्रक। देखिए, केंद्रक हमारी जो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, केंद्रक की उपस्थिति के कारण कोशिकाएं दो प्रकार की हो जाती हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं देखने को मिलता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमें स्पष्ट केंद्रक देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें डीएनए मिलेगा और वो कोशिका द्रव में डला हुआ मिलेगा, तो ये कोशिका कहलाएगी हमारी कौन सी? प्रोकैरियोटिक। क्या कहलाएगी? प्रोकैरियोटिक। और जिस कोशिका में केंद्रक स्पष्ट होगा वो कोशिका कहलाएगी यूकैरियोटिक। वो कोशिका कौन सी कहलाएगी? यूकैरियोटिक। ठीक है, ये दोनों चीजें आप पढ़ के आए, आगे पढ़ चुके आप लोग। आप इसके आगे देखें कि केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और केंद्रक क्या है? कोशिका का कंट्रोल रूम जिसे हम कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम भी कहते हैं। केंद्रक सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में बीच में होता है, और जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें रिक्तकाएं बढ़ने के कारण जो पादप कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर आ जाता है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं केंद्रक की। केंद्रक क्या है? कोशिका का एक बड़ा सा अंग होता है। केंद्रक का कोशिका का अधिकांश भाग घेरता है, और इसकी उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की हो जाती हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। जिन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता वो कोशिकाएं कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक, और जिन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है वो कहलाती हैं आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि केंद्रक को खोजा किसने। देखिए, कोशिका की खोज कब हुई? 1665 में। इसके कई साल बाद सन 1831 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि केंद्रक की खोज जो है, केंद्रक की डिस्कवरी 1831 में हुई। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसने रॉबर्ट ब्राउन ने। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि सर रॉबर्ट ब्राउन ने जो केंद्रक की खोज की वो किस पौधे से की सबसे पहले, या किस जंतु की कोशिका से की, या कहाँ से की? तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो केंद्रक की खोज की वो की आर्किड पौधे की
एपिडर्मल सेल से। इससे केंद्रक की खोज कहाँ से हुई? एक पौधा है जिसका नाम है आर्किड, और आर्किड पौधे की जो एपिडर्मल कोशिका होती है ना, उसी में उन्होंने देखा केंद्रक। तो ये तो हुई केंद्रक की खोज की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं कि केंद्रक जो है वो कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है और कौन सी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, उनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें स्पष्ट केंद्रक मिल जाता है। अब बात करते हैं कि सर एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है या एक कोशिका में एक से ज़्यादा केंद्रक मिल सकते हैं? तो सामान्यतः तो मैंने आपको बताया है कि सामान्यतः एक कोशिका में कितना केंद्रक मिलता है? एक। ठीक है, जैसे अमीबा है, एक कोश की जीव है, तो उसमें कितने केंद्रक मिलेंगे आपको? एक। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सर क्या कोई ऐसी कोशिकाएं हैं या कोई ऐसे जीव हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर हम बात कर लें अमीबा की, अमीबा एक कोशिका वाला जंतु कैसा है? एक कोशिकीय जंतु है अमीबा, और एक कोश की जंतु है, तो इसकी कोशिका में कितने केंद्रक मिलेंगे आपको? एक केंद्रक। और सामान्यतः अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं उनकी एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है। लेकिन जो पैरामीशियम क्या है? जो पैरामीशियम एक ऐसा जंतु है जो संघ प्रोटोजोआ में आता है, जिसमें अमीबा आता है, जो स्लीपर चप्पल की आकृति का होता है, लेकिन इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक लघु केंद्रक पाया जाता है इसमें, एक लघु केंद्रक और एक दीर्घ केंद्रक पाया जाता है पैरामीशियम में। तो आपसे पूछा जाए कि भाई पैरामीशियम में कितने केंद्रक हैं, तो आप कहेंगे सर पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं? दो। ऐसे अगर हम बात को आगे बढ़ाते चले तो हमें पता चलेगा कि एक कोशिका होती है जिसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। क्या नाम है? ऑस्टियोक्लास्ट नाम की जो कोशिका है, इसमें ऑस्टियोक्लास्ट जो कोशिका है, इस कोशिका में अनेकों केंद्रक, कितने? अनेकों केंद्रक होते हैं, याद रखना, अनेकों केंद्रक होते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि एक कोशिका में एक केंद्रक भी होता है, जैसे अमीबा या शरीर की अधिकांश कोशिकाएं। मैंने आपको बताया कि पैरामीशियम एक ऐसा जंतु है जो एक कोश की है, यूनिसेलुलर है, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा केंद्रक, मतलब दो केंद्रक देखने को मिलेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो शरीर में ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, इनमें एक से अधिक केंद्रक आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से हमारे शरीर की या जानवरों की जो धारीदार पेशियाँ होती हैं, उनकी कोशिकाओं में भी आपको बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलेंगे। कंकाल पेशियों में भी आपको बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये तो हुई केंद्रक की उपस्थिति की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि सर जो केंद्रक है, ये हमारी जो कोशिका है उसमें, मैंने कहा जंतु कोशिका में मोस्टली आपको ये बीच में मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर जंतु कोशिका में बीच में क्यों रहता है? क्योंकि उसमें रिक्तिकाएं जो हैं, वैक्यूम्स जो हैं, वो या तो होती नहीं, और अगर होती हैं तो कैसी होती हैं? छोटी छोटी। लेकिन पादप कोशिकाओं में केंद्रक हमें परिधि की ओर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रिक्तिकाएं होंगी और बड़ी होंगी, है ना, तो केंद्रक परिधि की ओर खिसक जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं केंद्रक की संरचना की। किसकी? संरचना की। ठीक है, इसको आप बता लें, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, इसके बाद अब हम देखने वाले हैं केंद्रक की संरचना। तो संरचना में सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जो केंद्रक है उसका व्यास कितना होता है। तो देखें, केंद्रक जो है वो कोशिका के अंदर होता है, और हम लोग जानते हैं कि कोशिका सामान्यतः मोस्टली हमें कोशिकाएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती बिना सूक्ष्मदर्शी के, है ना। अब
यहाँ से हम बात बढ़ाते हैं आगे कि केंद्रक जो है वो लगभग 6 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। कितना? केंद्रक का जो व्यास है वो कितना होता है? 6 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। और केंद्रक जो है वो दोहरे आवरण से घिरा रहता है। कितने आवरण से? दोहरे। चलिए तो देखें केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना हम लोग देखेंगे। केंद्रक की संरचना हम लोग देखेंगे और केंद्रक की संरचना में हमें देखने को मिलता है कि केंद्रक जो है वो दोहरी झिल्ली से घिरा है। ये केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ, केंद्रक जो है दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। और केंद्रक की जो दोहरी झिल्ली होती है इसे आप एक नाम देते हैं और वो नाम है क्या? वो नाम है केंद्रक आवरण। क्या नाम है? केंद्रक आवरण, या इसी को आप कैरियोथीका भी कहते हैं। कैरियोथीका। केंद्रक आवरण को क्या कहेंगे बताइए? कैरियोथीका। ये केंद्रक की दोहरी लेयर होती है जो केंद्रक को कवर करती है। अब क्या देखा जाता है इसके आगे? केंद्रक की झिल्ली जो केंद्रक है उसके बीच बीच में छोटे छोटे से स्पेस भी आपको दिखते हैं, छोटे छोटे से छिद्र भी आपको दिखते हैं। और ये छिद्र किस लिए दिखते हैं? क्योंकि केंद्रक जो है कोशिका में होता है और कोशिका द्रव के संपर्क में रहता है। केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव भरा होता है? केंद्रक द्रव। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव का सामंजस्य बना रहे इसलिए इनमें छिद्र होते हैं। तो केंद्रक छिद्र ने हम कहेंगे, क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर में हम कहेंगे केंद्रक छिद्र, हम कहेंगे केंद्रक में जो छिद्र होते हैं। इसके बाद बात करते हैं नंबर दूसरे पॉइंट की। केंद्रक का ये तो भाग हो गया एक केंद्रक आवरण। अब देखिए केंद्रक आवरण की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप अंतःप्रदब्धी जालिका के नाम से जानते थे, ये भी इसमें एक जुड़े रहते हैं। ये भी इनमें क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं इस तरह से। अंतःप्रदब्धी जालिका किसमें जुड़े होते हैं? एक सिरा इनका होता है केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ और दूसरा सिरा इनका होता है कैसे? प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये केंद्रक हो गया अपना। और केंद्रक का पहला भाग मैंने बताया केंद्रक झिल्ली। अंदर को आएंगे तो हमें एक चीज दिखाई देगी, इसमें एक द्रव भरा हुआ दिखाई देगा। केंद्रक के अंदर एक द्रव भरा हुआ दिखाई देगा जिसे हम कहेंगे केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव क्या कहेंगे? इसे आप न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे आप एक और नाम देते हैं कैरियोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं? कैरियोप्लाज्म। इसके अतिरिक्त क्या देखते हैं कि केंद्रक के अंदर एक छोटा सा बिंदु होता है। क्या होता है? केंद्रक के अंदर एक छोटा सा बिंदु होता है जिसमें केंद्रक का डीएनए या केंद्र की पदार्थ होता है जिसे आप केंद्रिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिसे आप केंद्रिका के नाम से जानते हैं। और केंद्रिका को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? या न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस कहा जाता है केंद्रिका को। और ये कोशिका का केंद्रक का एक छोटा सा बिंदु टाइप संरचना होती है। 3 भाग केंद्रक के मुख्य रूप से हो गए हैं। पहला केंद्रक झिल्लियां, ये केंद्रक आवरण जिसे आपने कैरियोथीका भी कहा था। दूसरा क्या था? केंद्रक द्रव जिसको आपने कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा था। तीसरा हो गया केंद्रिका जिसे आपने न्यूक्लियोलस कहा था। और चौथा हो गया जो यहाँ को है, किनारे को है, क्रोमेटिन, जिसको आप यू क्रोमेटिन कहते हैं। यू क्रोमेटिन क्या कहते हैं? और जो बाहर की तरफ होता है उसको आप हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। और ये दोनों चीजें जो हैं यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन,
ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपका बनाती हैं क्या, क्रोमैटिन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? तो केंद्रक के मुख्य रूप से कितने भाग हो गए? 4। केंद्रक के मुख्य रूप से कितने भाग हो गए? पहला हो गया केंद्रक आवरण, दूसरा हो गया आपका केंद्रक द्रव, तीसरा हो गया आपका ये केंद्रिका, और चौथा हो गया आपका क्या, क्रोमैटिन, जिसके 2 भाग हैं। जो हल्का रंग होता है इसका, कैसा हल्का रंग, वो कहलाता है यूक्रोमैटिन, जो केंद्रिका के पास होगा। और जो गहरा रंग का है वो हो जाएगा हेटेरोक्रोमैटिन, जो केंद्रिका से कहाँ होता है, दूर होता है। कहाँ होता है? इस तरह से आपने ये देखी केंद्रक की संरचना, जो लगभग 6 माइक्रोमीटर व्यास की होती है, जिसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी आर्किड पौधे की एपिडर्मल कोशिका से। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सर जो केंद्रिका है इसको किसने खोजा? तो आपको याद रखना है कि केंद्रिका को फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। किसने खोजा केंद्रिका को? फोंटाना ने 1781 में खोजा, है ना। कब खोजा इसको? 1781 में संभवतः, या 1771 या 81 के बीच में है। तो फोंटाना ने क्या किया? केंद्रिका की खोज कर, है ना। तो इस तरह से ये आपकी संरचना हो गई काय की, केंद्रक। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं केंद्रक के कार्यों की। तो केंद्रक का एक प्रमुख जो कार्य होगा वो क्या होगा? केंद्रक का एक प्रमुख जो कार्य होगा वो ये होगा कि केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष, मतलब कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। मतलब कोशिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होंगी उन सबको नियंत्रित या कंट्रोल करने का काम किसका रहेगा? केंद्रक। ये तो हो गया एक काम केंद्रक का। और क्या कार्य करता है केंद्रक? केंद्रक जब कोशिका विभाजित होती है तो कोशिका विभाजन होते समय केंद्रक महत्वपूर्ण रोल निभाता है ना। केंद्रक का बहुत बड़ा रोल होता है जब एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ती है। तो कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन में भी क्या करता है केंद्रक? मदद करता है। और क्या करता है? इसके अतिरिक्त जो केंद्रिका होती है इसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। काय का? तो केंद्रिका के अंदर राइबोसोम का निर्माण करता है केंद्रक, क्योंकि केंद्रिका किसका भाग है? केंद्रक का। और राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम अभी आपने हाल में ही पढ़ा है, राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, बता दीजिए।